चैप्टर 4 शुरू होता है 6 महीने के टाइम स्किप के साथ और नारुतो टीम 7 में आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। इसका रीजन था ककाशी की आंखें जो उस पर हमेशा गड़ी रहती थी। नारुतो को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तो उसे देखे जा रहा है। नारुतो खुद को एक क्रिमिनल की तरह महसूस कर रहा था जिसे 24 घंटे सर्वेलेंस में रखा गया है और ये सब सिर्फ टीम 7 तक ही सीमित नहीं था। नारुतो विलेज में जहाँ भी जाता था उसे ऐसे ही सस्पिशन से लोग देखते रहते थे। कोनोहा ने बिल्कुल गिद्धे की नजर गड़ा के रखी थी नारुतो के ऊपर और अपने नारुतो को कोनोहा देखता था एक फ्लाइट रिस्क के रूप में। नारुतो ने बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया कि जरूर काउंसिल ने उसके ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस कर लिया होगा। अब ये बात तो क्लियर थी कि नारुतो के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता था क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया था अपने सारे पत्ते खोलने से। यहाँ तक कि कोनोहा ने उसे फोर्स करने की तक कोशिश करी, फिर भी नारुतो ने कोई भी डर नहीं दिखाया क्योंकि वो जानता था भाई उस पर हाथ थोड़ी डाल सकता है कोई। जो अभी नारुतो फील कर रहा है वो सेम था जो मादरा फील करता था अपने हाशिरामा के होकागे बनते समय। उसके ग्रैंडफादर पे कोई भरोसा नहीं करता था। इन्हीं सब चीजों की वजह से मादरा ने अपने क्लैन और विलेज को छोड़ दिया था। नारुतो को ये डर था कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए जो मादरा के साथ हुआ था। नारुतो के गोल्स अचीव होने थोड़े हार्ड हो जाएंगे। इम्पॉसिबल तो क्या ही कर सकता है कोई नारुतो के लिए। अब देखो अभी तक तो नारुतो ने सिर्फ अपने थाईजुत्सु के स्किल्स ही दिखाए थे और वो कोई चीज नहीं थी जिससे कोनोहा उससे डरता हो। कोनोहा डरता था उन चीजों से जो नारुतो उनसे छुपा रहा है। विलेज हायर अप्स इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि नारुतो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहा है और इसी कंक्लूजन ने उन्हें सस्पिशियस बना दिया। उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ आखिर छुपाना क्यों चाहता है हमसे। उन्हें लगता था कि जरूर भाई दाल में कुछ काला है, कुछ तो प्लान कर रहा है। उन्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शायद विलेज के ही कुछ भले के लिए वो ऐसा कर रहा हो, क्योंकि अगर वो विलेज के भले के लिए ही ये सब कर रहा था तो इसे विलेज से ही छुपाने का क्या मतलब बनता है। नारुतो का कोई भी इरादा नहीं था विलेज को हार्म पहुंचाने का, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने हाशिरामा के साथ मिलकर के विलेज को फाउंड किया था। उसका ग्रैंडफादर ही था जिसने कोनोहा को उसका नाम दिया था। अब अपने ग्रैंडफादर की बनाई हुई चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए थोड़ी ना घूमेगा नारुतो। वैसे क्या पता आगे के चैप्टर्स में क्या हो जाए, उसके लिए तो तुम्हें आगे के चैप्टर्स भी देखने पड़ेंगे। अब भले ही कोनोहा के लोग नारुतो के ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे वो भी गिद्ध की तरह, लेकिन नारुतो को जरा सा भी डर नहीं था कि कोई उसके सीक्रेट्स को डिस्कवर कर लेगा। अब नारुतो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं खोज पाएगा जब तक कि नारुतो खुद केयरलेसली उसे रिवील ना करे। लेकिन इतनी सारी आंखें उसके ऊपर टिकी हुई थी कि नारुतो प्राइवेटली कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसका अपार्टमेंट ही सिर्फ ऐसी जगह रह गया था जो उसे प्राइवेसी प्रोवाइड कर सके, लेकिन उसे ये भी पता था कि बहुत जल्द कोनोहा उसकी सिक्योरिटी सील्स को भी बाईपास कर देंगे। अब देखो किसी भी एंगल से नारुतो एक सील मास्टर नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी सील्स ऐसी सील्स थी जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाई थी, जो कि मादरा को भी परफेक्टली नहीं आता था, पर इंटेंडेड काम वो सील्स कर देती थी। टीम 7 में रहते हुए उसे हमेशा ककाशी की आंखों से बच के रहना पड़ता था। जब भी टीम 7 कभी मिशन पे होती थी तो अपने बाकी गैनिन्स पे ककाशी का बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। उसका सारा फोकस होता था नारुतो को देखने में कि ये कर क्या रहा है। ककाशी ने नारुतो को अकेला छोड़ने की गलती कभी भी नहीं करी। जब भी कभी ककाशी टीम 7 को छोड़ के कहीं भी जाता था वो अपना क्लोन पीछे छोड़ करके जाता था जो नारुतो के ऊपर नजर रख सके। लेकिन ककाशी फ्रेंडली था अपनी टीम के साथ और अपनी टीम को फैमिली की तरह ट्रीट करता था। ककाशी की ये सोच नारुतो को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देती थी कि क्यों ककाशी अपने कॉमरेड्स के ऊपर स्पाई कर रहा है थर्ड होकागे के कहने पे। नारुतो को ये लगता है कि काउंसिल का इसमें बड़ा हाथ है। वो कमअकल लोग कुछ भी कर सकते हैं, खास करके डांजो और 2 एडवाइजर्स। अगर दुनिया में कोई 3 लोग हों जिसे नारुतो मारना चाहे तो यही 3 थे वो। फिर उसे सास्के और साकुरा से भी डील करना होता था, जो कि बस नारुतो का दिमाग खराब करके रख देते हैं दिन भर में। सास्के ऑब्सेस्ड था उससे फाइट करने के लिए। सास्के को कोई भी मौका मिलता था नारुतो से ये डिमांड करने का कि मुझसे फाइट कर, तो सास्के वो मौका जरूर लपक लेता था। नारुतो ने कभी भी सास्के से फाइट नहीं करी। वो हमेशा सास्के के फाइट के चैलेंजेस को रिफ्यूज कर देता था। देखो नारुतो को पॉइंटलेस बैटल में फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सास्के से फाइट करके नारुतो कुछ भी गेन नहीं करने वाला था। देखो नारुतो को एक अच्छी फाइट बहुत ज्यादा पसंद तो थी, लेकिन सास्के वो वर्दी अपोनेंट नहीं था। और नारुतो जब भी रिफ्यूज करता था सास्के हमेशा इन्फ्यूरिएट हो जाता था और नारुतो को पीछे से हिट करने की कोशिश भी करता था बार बार, खास करके जब नारुतो का ध्यान नहीं होता था। उसके बाद भी नारुतो हमेशा उसके हिट्स को डॉज कर लेता था। एक और इंसान जिसकी वजह से नारुतो को रोज सरदर्द होता था वो थी साकुरा। नारुतो ने सारे हथकंडे अपना लिए थे साकुरा को इग्नोर करने के लिए, लेकिन साकुरा का मुंह बंद कराना इतना आसान थोड़ी है। नारुतो को कभी कभी ये मन करता था कि साकुरा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु में फंसा ले। साकुरा नारुतो से नफरत करती थी क्योंकि नारुतो सास्के से बेहतर था। साकुरा रिफ्यूज कर देती थी ये बिलीव करने में कि नारुतो सास्के से बेहतर है। वो बस नारुतो पे चिल्लाते रहती थी कि वो सास्के की तरह कूल दिखने की कोशिश कर रहा है।
वो ये भी हमेशा नारुतो से कहते रहती थी कि सास्के को नीचा दिखाना बंद कर। अब भले ही टीम 7 में कितनी भी कमियां हो, लेकिन वो एक परफेक्ट टीम थी टीम वर्क के लिए, क्योंकि यही तो था जो ककाशी ने उन्हें सिखाया था, टीम वर्क। अब पिछले कुछ महीनों में उन्होंने काफी सारे मिशन करे थे, लेकिन सिर्फ 2 मिशन ऐसे थे जिनकी बात करने का कुछ मतलब बनता है। पहला मिशन जो था उनका था वेव कंट्री में, और जो दूसरा मिशन था वो था प्रिंसेस क्यूकी को बचाने वाला मिशन। वेव मिशन जो कि ए रैंक मिशन में बदल गया था ज़ाबुज़ा मोमोची के आने से। अब इस पूरे मिशन में साकुरा बस एक बोझ बनकर रही थी। वो अपनी जिंदगी के पहले असली मिशन में डर से कांपने के अलावा कुछ भी नहीं करी थी। और टीम 7 ने सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट कर दिया, और इस मिशन में सास्के ने अपनी शरिंगान भी अवेकन कर ली, और इस बात ने सास्के को और ज्यादा एरोगेंट बना दिया। सास्के अब ये सोचने लगा कि वो सबसे सुपीरियर है, क्योंकि उसके पास है शरिंगान, और ओनली एन उचिहा कैन डिफीट एन उचिहा, ऐसी चीजें सास्के सोचने लगा था। प्रिंसेस क्योकी को बचाने वाला मिशन भी काफी अच्छी सक्सेस रहा था। टीम 7 गई थी स्नो कंट्री में मिशन के लिए, और उन्होंने वहाँ ये डिस्कवर किया था कि क्योकी एक असली प्रिंसेस है, जिसका अंकल उसकी कंट्री को कंट्रोल करता था उसके बाप को टपकाने के बाद। अब वो पहले तो इस मिशन से रिफ्यूज कर देती है, लेकिन जैसे तैसे टीम 7 इस मिशन को भी अकॉम्प्लिश कर लेती है। अब इधर अपना नारुतो सोच रहा होता है कि कोनोहा को थोड़े बहुत यूजलेस सीक्रेट्स में रिवील कर देता हूँ, ताकि वो मेरी पीठ में बेताल बन के न बैठे। ऐसा करने से उन शिनोबिस का नंबर कम हो जाएगा जो नारुतो के ऊपर 24 घंटे नजर गड़ाए हुए हैं। कोनोहा को उस पर 24 घंटे नजर रखने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि नारुतो ने सब कुछ रिवील कर दिया है, उसके पास पहले से थोड़ी ज्यादा प्राइवेसी भी होगी। लेकिन नारुतो के अंदर सब्र बहुत है, इसीलिए वो सही समय का इंतजार करेगा ये सब थोड़ी बहुत चीजें रिवील करने के लिए। अब नारुतो अपना आराम से ट्रेनिंग ग्राउंड 7 की तरफ जा रहा होता है अकेला। वो इधर उधर देखता है और वो ये नोटिस करता है कि विलेज के लोगों ने उसे घूरना कम कर दिया है। वो लोग नारुतो को देख तो रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब हेटरेट काफी कम हो चुकी थी। अब इस बदलाव से नारुतो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि इन लोगों की नफरत कहाँ चले गई। अब नारुतो सोच में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो भूल जाता है वो जा कहाँ रहा है, और तभी वो किसी से टकराता है। अब नारुतो जिससे टकराया था वो बहुत एरोगेंटली नारुतो से बोलता है, अबे अंधा है क्या, देख के तो चल कहाँ चल रहा है। नारुतो माफी तो नहीं मांगने वाला था, ना उसने आज तक कभी किसी से माफी मांगी थी, ना वो अब माफी मांगना शुरू करने वाला था। जिस सैंड शिनोबी से वो टकराया था वो नारुतो को घूरे जा रहा था। वो नारुतो को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि वो नारुतो से एज में बड़ा है। अब नारुतो जिससे टकराया था उसे इग्नोर करके पीछे के 2 शिनोबीस को देखने लगता है। एक तरफ थी टेमारी और दूसरी तरफ था गारा। नारुतो और गारा एक दूसरे से आई कांटेक्ट बनाते हैं और थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन कानकुरो बोलता है कि मुझे इग्नोर मत कर जब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अब नारुतो गुस्से से कानकुरो की तरफ देखता है, कानकुरो जिसने नारुतो को कंधे से पकड़ा हुआ था। नारुतो का कोई भी मूड नहीं था इसे छोड़ने का। तभी टेमारी बोलते हैं कि कानकुरो तो ये क्या कर रहा है। अब इससे पहले कि कोई भी कुछ भी समझ पाता, नारुतो एक पंच जड़ देता है कानकुरो के पेट में। अब ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि कानकुरो तुरंत नारुतो को छोड़ देता है और अपना पेट पकड़ के जमीन में लेट जाता है। तभी गारा उससे बोलता है, बहुत हो गई तेरी उल्टी सीधी हरकतें, हमारी विलेज की बेइज्जती करवाने लाए क्या तुझे हम यहाँ। तभी नारुतो गारा की तरफ देखता है और बोलता है, गारा जिंचुरिकी ऑफ वन टेल्स। इसके बाद नारुतो टेमारी की तरफ देख के उसका भी इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता है। अब वो कानकुरो की तरफ देखता है और बोलता है कि दोबारा ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं तेरे हाथ काट के तुझे ही खिला दूंगा। अगर तू हमारी विलेज में गेस्ट नहीं होता तो अभी तक तो तेरी फाइल में निपटा चुका होता। अब यहाँ से टीम 7 इकट्ठा होती है और नारुतो को पता चलता है कि चूनिन एग्जाम्स होने वाले हैं। नारुतो को ज़ेत्सुने के बारे में बता दिया था, पर वो भूल गया था। इधर अपना सास्के नारुतो को घूरता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। अब ये नारुतो के लिए कुछ नया नहीं था। सास्के या तो डिमांड करता था कि नारुतो उसके साथ फाइट करे, या तो बस उसे घूर करके दूसरी तरफ देख लेता था। अब ककाशी आ जाता है और ककाशी बताता है कि मैंने तुम्हें नॉमिनेट कर लिया चूनिन एग्जाम्स के लिए। अगर तुम लोग चूनिन एग्जाम्स में एंटर करना चाहते हो तो कल सुबह शिनोबी एकेडमी में पहुंच जाना, रूम नंबर 301 में सुबह 8 बजे। अब सास्के मुस्कुराता हुआ नारुतो की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तू भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि मैं भी तुझसे लड़ना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है होकागे मॉन्यूमेंट में, जहाँ पे नारुतो बैठ करके आराम से नजारे ले रहा था। अब नारुतो के ऊपर जितने भी लोग स्पाई कर रहे थे, नारुतो सक्सेसफुली उनकी नजरों से छिपता छुपाता यहाँ पहुंच चुका था। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है नारुतो के पीछे। नारुतो बिना पीछे देखे उसे सेंस कर लेता है और बोलता है, शिमुरा डांजो, मैं सोच ही रहा था तू कब आएगा मेरे सामने। नारुतो डांजो के बैंडेजेस की तरफ देखता है और उसे बड़ा डिस्गस्ट होता है, क्योंकि उसे पता था कि इन बैंडेजेस के पीछे एग्जैक्टली क्या चीज है। डांजो नारुतो की किल लिस्ट में सबसे ऊपर था। डांजो नारुतो के लिए खतरा था, क्योंकि उसकी डिजायर थी होकागे बनना। अब देखो, डांजो कह तो कुछ भी ले, वो विले से कितना ही प्यार करता है, क्या ही करता है, लेकिन उसकी सिर्फ ख्वाहिश एक ही थी, कोनोहा के कंट्रोल में होना। और डांजो के अंदर सब्र भी बिल्कुल नहीं बचा था। अब डांजो इमोशनलेसली नारुतो की तरफ देखता है। अब वो सामने से तो नारुतो को नारुतो बोलता है, लेकिन उसके मन में होता है क्यूबी। वो नारुतो को एक इंसान की तरह नहीं देखता था, वो नारुतो को बस क्यूबी की तरह देखता था।
एक ऐसा वेपन जो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। अब डांजो बोलता है यहाँ से देखने में विलेज काफी ज्यादा पीसफुल लगती है। नरूटो बोलता है पीसफुल तो बहुत है, लेकिन मुद्दे की बात करना, यहाँ तू ये बात करने थोड़ी आया होगा। डांजो बोलता है कि मेरे पास तेरे लिए एक डील है। अब नरूटो भी थोड़ा बहुत चिढ़ जाता है और डांजो को घूरने लगता है और बोलता है कि मुझे तेरी रूट फोर्सेस ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब डांजो का दिमाग भी तेजी से दौड़ने लगता है। अगर नरूटो को रूट के बारे में पता है तो और किन चीजों के बारे में पता है? डांजो की रूट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अब डांजो नरूटो से बोलता है कि मेरा शक सही था, तू रूट डिवीजन के बारे में कैसे जानता है? नरूटो बोलता है कि तेरी रूट डिवीजन कौन सा बहुत बड़ा सीक्रेट है बे, हर कोई ही जानता है। मैं विलेज के लिए खतरा नहीं हूँ जैसे तुम लोग मुझे देखते हो। लेकिन डांजो को इस पॉइंट से नरूटो एक खतरे की तरह दिखने लगा था। नरूटो रूट के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सब कुछ जानता हो रूट क्या करती है। जो चीज डांजो को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसको पता ही नहीं था नरूटो एग्जैक्टली कितना केपेबल है। और फिर नरूटो एक जिंचुरी की भी था जो अपने आप में ही उसे एक बहुत बड़ा थ्रेट बना देती है, और वो डांजो के लिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन डांजो को अभी भी बाजी अपनी तरफ लगती है। नरूटो अभी यंग था और वो ऐसी गलतियां करेगा जो उसे कॉस्ट करेंगी। डांजो बिल्कुल रेडी रहेगा नरूटो की गलतियों के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए। क्यूबी की पावर डांजो के प्लान्स के लिए जरूरी है। अब डांजो पलट जाता है और जाने लगता है। जाते जाते बोलता है कि मेरा ऑफर अभी भी ओपन है, मैं तुझे काफी कुछ सिखा सकता हूँ, मुझे ज्वाइन कर ले। लेकिन नरूटो फिर से मना कर देता है। अब डांजो वहाँ से चला जाता है और जमीन के नीचे से निकलता है अपना ज़ेत्सु। नरूटो पूछता है तू कितनी देर से सुन रहा था? ज़ेत्सु बोलता है मैंने तो सब कुछ ही सुन लिया। और ज़ेत्सु खुश होते होते ये भी बताता है कि मैंने एक वाइट ज़ेत्सु स्पोर छोटा सा डांजो के ऊपर अटैच कर दिया है, तो अब हमको सब कुछ पहले से ही पता चल जाएगा बुड्ढा क्या प्लान कर रहा है। अब एकेडमी में आ जाते हैं जहाँ पर सब कुछ नॉर्मली था, लेकिन इस बार नरूटो वहाँ कटाना लेकर के पहुंचा हुआ था। अब सास्के पूछता है तुझे कटाना चलानी आती है? नरूटो बोलता है हाँ भाई बिल्कुल आती है, तभी तो लेकर के आया हूँ। नरूटो को कटाना चलानी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन नरूटो अपने हाथ भी गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कटाना लेकर के घूम रहा था। अब इधर काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट सब कुछ कैनन के हिसाब से होती है। रॉक ली आता है, सास्के को चैलेंज करता है, सास्के की बहुत बढ़िया तरीके से सुताई करता है। इसके बाद रॉकली नरूटो की तरफ जाता है और बोलता है तू नरूटो उजुमा की है ना? नरूटो बोलता है हाँ। अब रॉकली कहता है कि गाय सेंसेई ने मुझे बताया तेरे बारे में कि तू सभी गेनिन में से बेस्ट थाईजुत्सु यूजर है। अब रॉकली उससे भी बोलता है कि मुझसे फाइट कर। नरूटो बोलता है अभी मेरा डांस करने का मन नहीं है। अब नरूटो आगे बढ़ने लगता है, पर रॉकली को ये मंजूर नहीं था, तो वो नरूटो को रोकता है और जबरदस्ती उससे फाइट करने को बोलता है। अब रॉकली अपने वेट्स भी निकाल लेता है। नरूटो तो सिर्फ अपने वेट्स को ट्रेनिंग के समय पे पहनता था। अब जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, पहले इंस्टेंस में नरूटो रॉकली से थोड़ा दूर होता है और अगले ही इंस्टेंस में नरूटो की स्वॉर्ड रॉकली की गर्दन पे होती है और नरूटो खड़ा होता है उसके ठीक सामने। अब नरूटो कहता है अभी फाइट नहीं करनी मुझे। रॉकली भी धीरे से अपनी मुंडी हिलाता है, तो नरूटो भी अपनी स्वॉर्ड अंदर रख लेता है और इसके बाद टीम 7 उस जगह पे पहुंच जाती है जहां सारे गैनिन्स थे। वहां अंदर घुसते ही नरूटो को महसूस होती है बहुत ही पैथेटिक सा किलिंग इंटेंट। अब सारे गैनिन वहाँ पे मौजूद थे ही, लेकिन नरूटो सिर्फ शिकामारू की तरफ को देख करके स्माइल करता है, जिसे देख करके टीम 7 हैरान हो जाती है। अब ये लोग इतना ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे, तभी इनके सामने आता है काबुटो और इनसे कहता है सालों चुप रहो थोड़ा और अपने अगल बगल देखो। अब कोनोहा 11 अपने अगल बगल देखते हैं तो सारे लोग उन्हें घूरे जा रहे थे और नरूटो के अलावा सब लोग थोड़ा नर्वस भी फील करते हैं। अब काबुटो एक एक करके सारी विलेजेस के बारे में बताने लगता है। इसके बाद काबुटो वही अपने निंजा इन्फॉर्मेशन कार्ड बाहर निकालता है और सास्के उससे पूछता है कि नरूटो उजुमाकी के बारे में तुझे जो पता है वो मुझे बता। अब काबुटो बताना शुरू करता है। नरूटो उजुमाकी एक गैनिन है कोनोहा से। वो ग्रेजुएट हुआ था डेड लास्ट की तरह, लेकिन अब वो काफी हद तक बदल चुका है। किसी को भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो टीम 7 में है साकुरा और सास्के के साथ, और उनका जोनिन सेंसेई है काकाशी। वो स्पेशलाइज करता है थाईजुत्सु में और उसकी स्पीड किसी जोनिन के बराबर है। इसके अलावा वो काफी सारे जोनिन्स को हरा भी सकता है प्योर थाईजुत्सु फाइट में। अब नरूटो गारा के ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगता है और गारा की भी सारी इन्फॉर्मेशन कैनन की ही तरह काबुटो से बता देता है। अब वहाँ पे मोरिनो इबीकी भी आ जाता है जो पहला टेस्ट शुरू कर देता है। नरूटो क्वेश्चन पेपर की तरफ देखता है और उससे सारे आंसर आते थे पहले से ही। अब ये वाला टेस्ट तो तुम्हारा बिल्कुल कैनन की ही तरह जाता है और जो भी ये चूज करता है कि वो 10th क्वेश्चन को आंसर करेगा, भले ही वो हमेशा गैनिन बन करके फंसा रह जाए, वो सब पास हो जाते हैं। तभी उनको वहाँ पर आ जाती है और उन सबको फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाले पार्ट के लिए फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ही लेकर के जाती है। अब टीम 7 भी एंटर कर लेती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। चलते चलते नरूटो अपने टीममेट्स की तरफ देखता है, जिनमें से सास्के तो ठीक लग रहा था, लेकिन साकुरा की फटी पड़ी थी। अब चलते चलते नरूटो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि कोई कमजोर सा आदमी हमारा पीछा कर रहा है, देख के आते हैं वो कौन है। वो होती है एक दूसरी टीम, जिनकी अपना नरूटो बढ़िया से फाइल निपटा देता है और उन्हीं की बदौलत टीम 7 को वो स्क्रोल मिल जाता है जो उन्हें चाहिए था। अब नरूटो चला जाता है खाना लेने और सास्के और साकुरा अकेले होते हैं, तो साकुरा सास्के से पूछती है इस एग्जाम के बाद डेट पे चलेगा।
सास्के बोलता है नहीं। अब थोड़ी देर बाद नरूटो वहाँ पे वापस आ जाता है एक स्क्रोल लेकर के। सास्के पूछता है ये क्या है, नरूटो बोलता है स्टोरेज स्क्रोल है। तो ये तो पता ही होगा ना इसे कैसे यूज करते हैं। उसके अंदर से निकलते हैं 2 टेंट और स्लीपिंग बैग। नरूटो ने थोड़ा बहुत खाना भी रखा हुआ था। अब रात को सो करके अगले दिन उठ करके तीनों दोबारा चल देते हैं। पिछले 3 घंटे से वो लोग लगातार चल ही रहे थे, थोड़े बहुत ब्रेक्स लेते हुए, क्योंकि साकुरा थक जा रही थी ना। तभी नरूटो अचानक से दोबारा रुक जाता है और उसका चेहरा काफी सीरियस था। वो कहता है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हमारा पीछा कर रहा है। जैसे ही नरूटो के मुंह से शब्द निकले थे तभी एक बहुत तेज विंड आती है और नरूटो को उड़ा लेती है बहुत दूर तक। वहाँ पे एक औरत का रूप लिए हुए ओरोचिमारू पहुंच गया था और वो अपने अंदर से किलिंग इंटेंट रेडिएट करने लगता है, जिसका सास्के पे बहुत बुरा असर होता है। साकुरा की तो लगभग जान ही निकल गई थी। अब सास्के को पहले लगा था कि ये गेंजुत्सु है, लेकिन उसने बाद में रियलाइज किया कि ये गेंजुत्सु नहीं है, ये तो किलिंग इंटेंट है। लेकिन नरूटो जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा था, उस पर इस किलिंग इंटेंट का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि मादरा ने उसे अपने किलिंग इंटेंट से काफी एक्सपोज किया हुआ था। अब नरूटो सीरियस फेस के साथ ओरोचिमारू की तरफ देखता है। ओरोचिमारू भी नरूटो को देख करके थोड़ा बहुत हैरान तो होता है। अब ओरोचिमारू सास्के की तरफ बढ़ता है काफी तेजी से, जो कि किलिंग इंटेंट की वजह से अभी नीचे बैठा हुआ था घुटनों के बल में। लेकिन अपनी तरफ खतरा आता देख सास्के एक कुनाई निकालता है और अपने पैर में मार लेता है उसे, जिससे कि उसके ऊपर से किलिंग इंटेंट का असर हट जाता है और वो सक्सेसफुली ओरोचिमारू के रास्ते से हट जाता है। अब नरूटो के सामने एक बड़ा सा सांप खड़ा हुआ था जो नरूटो को कच्चा चबा जाने की कोशिश कर रहा था। तो नरूटो समझ जाता है कि सांप यहाँ पे है तो ये कौन हो सकता है। तभी नरूटो की आईज अपना शेप बदलती है और नरूटो अमातेरासु फ्लेम्स को यूज करता है उस स्नेक के ऊपर, जो सांप थोड़ी देर झटपट आता है और बाद में उसकी भी फाइल निपट जाती है। उधर ओरोचिमारू ने सास्के और साकुरा की हालत टाइट कर दी थी। सास्के थोड़ी देर तक तो उससे ठीक ठाक फाइट कर पाता है जब तक ओरोचिमारू मजे लेने के मूड में था, लेकिन थोड़ी देर बाद ओरोचिमारू सास्के पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। वो सास्के को काफी अच्छे से ह्यूमिलिएट करके रख देता है। अब इससे पहले कि सास्के की फाइल निपट जाए नरूटो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो भी ये फील करता है कि ओरोचिमारू तो बस सास्के के साथ खेल रहा है। अगर वो सास्के को मारना चाहता था तो कब का मार चुका होता। उसके पास काफी सारे मौके थे सास्के को मारने के, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। अब देखो नरूटो थोड़ा बहुत श्योर तो था कि ये ओरोचिमारू ही है, लेकिन नरूटो अच्छे से श्योर होना चाहता था, तो वो पूछता है कि तू है कौन। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई वीडियो बढ़िया लगी हो तो सिर्फ लाइक मत करना, लाइक के साथ हाइप भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पुराने हो वीडियोस देखते हो और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सालों पाताल में पकौड़े बनेंगे तुम्हारे।